हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हर्षवर्धन ठाकुर और जैसा कि आप देख रहे हैं विजुअल आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है विजुअल आईएएस यूट्यूब चैनल पर। इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं यूपीएससी जो विगत 30 वर्षों में हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, हम उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? नहीं पर फोकस करना है। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें दो चीजें, एक तो है मुहर और एक है टेराकोटा। तो आप जैसा कि जानते हैं, मुहर के बारे में तो जानते होंगे। टेराकोटा क्या होता है? जो मिट्टी की बनी हुई जो मूर्ति होती है, जो पदार्थ होता है, उसे हम टेराकोटा कहते हैं। तो जानते हैं क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में मिली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो किसका किसका निरूपण है? तो इसमें है हाथी का है, गेंडा का है, बाघ का है और आदि। इन सारे जानवरों का चित्रित किया गया है, लेकिन गाय का जो है नहीं है। गाय का कहीं पर भी वर्णन नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि गाय का वर्णन जो है वो आर्य सभ्यता था, या आर्यकालीन जो हमारा हम पढ़ते हैं सिंधु सभ्यता के बाद, उसमें गाय के बारे में जिक्र किया गया है। गाय को एक पूजनीय पशु के रूप में माना गया है। यह एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इसमें एक श्रृंगी पशु का वर्णन किया गया है, यानी एक सिंग वाले पशु का वर्णन किया गया है। किसमें? इसमें मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में, जो हम देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यानी मिलान करना है आपको। यहाँ पर सूची 1 और इसके अंतर्गत ए बी सी डी और दूसरे सूची 2, इसमें दे रखा है 1 2 3 4। अगर आप इनमें से एक से दो ऑप्शन भी अगर आपने याद कर रखा है, कम से कम दो, तो आप क्या कर लोगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, देखिए एक मिनट देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या क्या होगा। ठीक है, तो लोथल। अब लोथल में क्या मिला? लोथल में क्या है? लोथल में मिला है, यह है गोदीबारा। ठीक है, कालीबंगन में क्या मिला हुआ है? जुता हुआ खेत। ठीक है, धौलावीरा में क्या मिला हुआ है? धौलावीरा में मिला हुआ है पकी मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ये धौलावीरा में मिला हमें। और उसके बाद नेक्स्ट है बनवाली। बनवाली में क्या मिला है? हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये दो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, हमें इस पर फोकस करना है। ये क्वेश्चन क्या होता है, इसका आंसर क्या होगा? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। और सेकेंड स्टेटमेंट है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है वो पता होनी चाहिए। तो आपको सबसे पहले इस स्टेटमेंट के बारे में पता होनी चाहिए। लौकिक सभ्यता थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है धार्मिक तत्व उसमें विद्यमान तो थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि मातृ देवी की पूजा होती थी, पशुपति नाथ की मूर्ति का भी वर्णन किया गया है। लेकिन वो शासन पर वर्चस्व नहीं था, मतलब धर्म अपनी जगह था, वो वर्चस्व शासन पर नहीं कर रहा था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां पर कपास मिलने की संभावना देखी गई है। तो इसका मतलब है कि उस काल में अगर कपास का पौधा है तो कपास से वस्त्र भी बनाए जाते होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। इसका आंसर होगा सी, फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं?
अब देखो पहला स्टेटमेंट ये है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा स्टेटमेंट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। इस पर हम जब देखते हैं, यहाँ पर देखो महल का तो जिक्र है लेकिन मंदिर का जिक्र नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर मिलना, मंदिर का साक्ष्य मिलना, ये अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, मतलब नहीं मिली है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब आते हैं दूसरे स्टेटमेंट में और तीसरे स्टेटमेंट में। तीसरे स्टेटमेंट में है कि वो युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का प्रयोग नहीं किया गया है, जबकि आर्य सभ्यता में घोड़े का प्रयोग किया गया है। तो तीसरा स्टेटमेंट में क्या है, गलत। अब नेक्स्ट है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है, क्योंकि मातृ देवी और पशुपति नाथ की मूर्ति मिली है। तो इसीलिए क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी केवल 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, इस क्वेश्चन को हमें फोकस करना है। चन्हू-दरो, कोटिदीजी, सोहगोरा, देशलपुर, है ना। तो चन्हू-दरो और कोटदीजी ये अभी वर्तमान में कहां पर है, पाकिस्तान में है। कहां पर है, पाकिस्तान में है। और यहाँ पर क्या है, ये हड़प्पा स्थल है, इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट है सोहगोरा और उसके बाद है देशलपुर। देखो देशलपुर अपना इंडिया में ही है और ये भी यहाँ पर भी क्या हुआ है, हड़प्पा स्थल यहाँ पर भी मिला है। लेकिन एक आंसर है सी, सोहगोरा, ये यूपी के गोरखपुर जिले में पड़ता है। और यहाँ पर हड़प्पा स्थल नहीं है, यहाँ पर प्राचीन ताम्र पत्र पर लिखे हुए कुछ अवशेष मिले हैं, जबकि हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सोहगोरा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, तो क्या होगा, सोहगोरा होगा। ये पाकिस्तान में है। चन्हू-दरो और कोटदीजी, देशलपुर, ये सब सारे हड़प्पा स्थल हैं। ठीक है, एक और है राखीगढ़ी, आप इसका भी ध्यान देना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है ना। इस क्वेश्चन को देखना है कि कौन सा प्राचीन नगर था जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली, ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। तो ये है, इसका आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा इंडिया के गुजरात में पड़ता है, गुजरात के कच्छ एरिया में। और वहां पर बहुत अच्छे से सुयोजित तरीके से क्या किया गया है, नाली व्यवस्था का और पानी प्रबंधन का वहां पर उस टाइम में किया गया था, जो उसके भी साक्ष्य अभी मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, तो आंसर होगा इसका धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडरी, ए एच लॉन्गहर्स्ट, रॉबर्ट स्वेल, जेम्स बर्गेश और वॉल्टर इलियट किस गतिविधि से जुड़े हुए थे। अगर आपको इतने सारे नाम अगर लर्न ना भी हो, है ना, तो सिर्फ आप एक नाम याद रखना, अलेक्जेंडरी, क्योंकि ये पूरा तत्ववेत्ता थे। ठीक है, इनका क्या काम होगा, इनका काम होगा पुरातात्विक उत्खनन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ठीक है, ब्रह्मवादिनी, ठीक, ब्रह्मवादिनी के बारे में हम जानेंगे।
ऑप्शन देखो, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ब्रह्मवादिनी का मतलब होता है कि जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, उसमें जो मंत्र की रचना करने वाले जो महिला होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ब्रह्मवादिनी कहा जाता है। तो आप देखिए, जैसे को बताऊं, सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन गार्गी पर, लीलावती पर, सावित्री पर। तो गार्गी क्या थी? गार्गी एक बहुत विदुषी महिला थी जो याज्ञवल्क्य जी को इन्होंने क्या किया था? संवाद में यानी शास्त्रार्थ में इन्होंने पराजित किया था। लीलावती बहुत बड़ी मैथमेटिशियन थी, गणितज्ञ थी। और सावित्री, इन्होंने क्या किया था? गायत्री मंत्र का रचना किया था, जो ऋग्वेद के 3रे मंडल में आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बच जाएगा? एक, ये लोपामुद्रा। लोपामुद्रा एक ऐसी महिला थी, है ना, जिन्होंने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी नदी है सर्वाधिक वर्णित है? तो वो है सिंधु नदी। सिंधु नदी का वर्णन जो है क्या किया गया है? सबसे ज्यादा किया गया है इसमें आरंभिक वैदिक साहित्य में। और सिंधु के बाद अगर कोई नदी है जिसका वर्णन किया गया है तो वो है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी मानी जाती है उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है गंगा का 3 बार वर्णन होता है और यमुना का 1 बार वर्णन होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है और दूसरे स्थान पे क्या आएगा? सरस्वती आएगा। कभी क्वेश्चन आया ऐसा तो आप सॉल्व करेंगे। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। 4 युग, है ना, आपने सुना होगा, आप अपने बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अपने घर में जो आपके दादा नाना होंगे, कि घोर कलयुग आ गया है। तो ये कलयुग, या फिर भगवान राम का जो जिक्र होता है कि त्रेता में आए थे, कृष्ण का होता है कि द्वापर में आए थे, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं से, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहले इसका हम आंसर देखेंगे कि क्या होगा, तो ये होगा आंसर सी, कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? भारतीय समाज, इस बात को ध्यान देना है, भारतीय समाज, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। तो कुल तो हो सकता है आप किस कुल के हैं, कभी क्वेश्चन, कभी आपसे कोई पूछे भी होंगे, है ना। वंश, ये उस राजा महाराजाओं के बारे में बताया जाता है कि किनके वंश के थे, ठीक है। अब आते हैं कोश और गोत्र। गोत्र जो अमूमन ये माना जाता है कि जो ऋषि मुनि के जो संतान होते थे वो प्रॉपर गोत्र का यूज करते थे। कहीं कहीं तो ऐसे भी है कि गोत्र का मतलब ये किया गया है कि गाय की जो बांधने की परंपरा थी उसे गोत्र कहा गया, लेकिन भारतीय समाज है तो गोत्र हम क्या लेंगे? ऋषि मुनि के संतान से वाला लेंगे। तो एक क्या बच जाता है? कोश। कोश आपने सुना होगा, जैसे राजकोष। कोश का मतलब होता है खजाना, कोश का मतलब खजाना होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या आएगा? कोश आएगा। बाकी ये 3 क्या आ जाएंगे? भारतीय परंपरा में आ जाएंगे, ठीक है। जबकि कोश क्या आएगा? कोश इन सबसे अलग शब्द है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। एक शब्द है नचिकेता और यम, ठीक है। तो नचिकेता और यम क्या होता है, इससे हम जान लेते हैं थोड़ा सा, और फिर उसके बाद हम आगे जानेंगे। सबसे पहले नचिकेता एक शिष्य था और यम, मृत्यु के देवता को यम कहा गया है, और यम गुरु थे। तो इनके बीच में जो संवाद हुआ है वो किसमें है? कठोपनिषद में,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्य शब्द इंगित करता है ना, आपने सुना होगा कि उत्तर भारत के लोगों को जनरली आर्य कहा जाता है और दक्षिण भारत के लोगों को द्रविड़ कहा जाता है। तो कभी क्या आपके मन में आया कि आर्य क्या होता है? तो आर्य यहाँ पर होता है क्या है, निर्जाति समूह को नहीं, यावरी जनों को नहीं, भाषा समूह को हाँ, श्रेष्ठ वंश को नहीं, इसे नहीं कहेंगे, भाषा समूह को कहेंगे। आर्य का मतलब होता है जो क्या हो, शिक्षित हो और जो अच्छे गुणों वाला हो, जिसके गुणों का आचरण का क्या किया जाए, अनुकरण किया जाए, उस शब्द को आर्य कहा गया। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में आर्य क्या हो गया, एक जाति परंपरा में या निर्जाति परंपरा में हो गया, है ना। तो हमें इस पर ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित चार वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ठीक है, इस पर हम ध्यान देते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि चार वेदों में निम्नलिखित में से एक जादुई माया और वशीकरण का क्या है, वर्णन है। तो वो उसका क्या होगा आंसर? क्या ऋग्वेद में है? नहीं। यजुर्वेद में है? नहीं। अथर्ववेद में है? हाँ, ठीक है, और सामवेद में भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद। ऋग्वेद में जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक चीजों का क्या किया गया, उल्लेख किया गया, वैदिक मंत्र और वगैरह का। यजुर्वेद में उसकी पूजा करने की जो विधि है, पद्धति है, उसमें यजुर्वेद में। सामवेद में क्या है, गीत संगीत गायन का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में क्या किया गया है कि जादुई माया और वशीकरण का प्रयोग इसमें किया गया है, अथर्ववेद में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्म तथा रथ भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो धर्म व्यक्ति के स्वयं के दायित्वों तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। दूसरा स्टेटमेंट है, रथ मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अब इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है? क्या दोनों सही है, क्या दोनों गलत है? हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा है, प्राचीन वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो धर्म व्यक्ति के स्वयं के दायित्व तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है, रथ मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सभी तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? आंसर 1 और 2 दोनों, यानी सी आंसर होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है कि इसका आंसर हमें बताना है। अब देखो, सबसे पहले आप ये जान लो, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म। पूर्व वैदिक आर्यों का मतलब वैदिक आर्य से पहले का धर्म के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, या आर्यों का क्या पूछ रहा है, जो आर्यों का जो पहले मतलब पहले धर्म क्या था उनका, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसका क्या आंसर होगा? आपने सुना होगा कि आर्य क्या करते थे, प्रकृति का पूजा करते थे, मतलब ईश्वर को मानवीयकरण कर दिया। ये वायु के देवता है, जल के देवता है, अग्नि के देवता है, तो सारी जो प्रकृति है, प्रकृति को मानवीकरण करके ईश्वर के रूप में कर दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्शोक्ति सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्यमेव जयते कहां से ली गई है? क्या कठोपनिषद से? नहीं।
छांदोग्निषद से बिल्कुल नहीं, ऐत्रेय उपनिषद से बिल्कुल नहीं, तो लास्ट वाला क्या बचा है, मुंडकोपनिषद, है ना, या मुंडक उपनिषद, आप शॉर्ट फॉर्म में, आप सिंपल फॉर्म में आप ऐसे समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शस्त्रान का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, ये पहला स्टेटमेंट हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। दूसरा स्टेटमेंट। और तीसरा स्टेटमेंट, ऋग्वैदिक कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। देखो आपको बता दूं, यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत है और थर्ड भी गलत है। ठीक है, समझ रहे हो। पहला स्टेटमेंट क्या है वो देखो, ऋग्वैदिक कालीन आर्य कवच और शस्त्रान का उपयोग करते थे, क्योंकि ये लोग युद्ध करते थे और सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग युद्ध नहीं करते थे, इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि कह रहा है क्या कि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं मिला है, बिल्कुल गलत है। कालीबंगा में और कई जगह घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि उन घोड़े का क्या मिला है, कंकाल मिला है, तो इसका मतलब उस पशु को जानते थे। हाँ, उसका उपयोग रथ खींचने में, युद्ध के लिए नहीं करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घोड़े के बारे में सिंधु सभ्यता के लोग बिल्कुल नहीं जानते थे। ठीक है, तो इसका आंसर और केवल क्या होगा, केवल और केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये देखो, इस क्वेश्चन पर आप ध्यान देना। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। दूसरा, मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग अवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। तीसरा स्टेटमेंट है, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामले पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों के जो है क्या है, 4 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है, तो अब आपको इसमें से ये करना है कि इन तीनों स्टेटमेंट से कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी और दायभाग निम्न जाति की विधि थी, नहीं, गलत, बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तीसरा स्टेटमेंट, मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संबंधी मामलों पर विचार करती है, जबकि दायभाग व्यवस्था परिवार के पुरुष एवं महिला सदस्यों दोनों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका क्या आंसर होगा, केवल और केवल। ठीक है, मिताक्षरा और दायभाग, ये 2 टर्म आपको लर्न करना है, कभी भी यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकती है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द धोतक था। यवन प्रिय एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, हाथी दांत का, यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का और काली मिर्च का। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा, देखो, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द धोतक था। ठीक है, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाथी दांत का, नहीं। यवन राज्यसभा में भेजे जाने वाले नर्तकियों का, नहीं। ऑप्शन बच रहा है काली मिर्च, तो ये है यवन प्रिय किसका धोतक था, काली मिर्च का।
जब व्यापार व्यवस्था था तो उसमें क्या कहा जाता था, यवन प्रिय काली मिर्च का धोतक है, यानी कि सूचक के रूप में हम काली मिर्च का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये भारतीय मसाला, आप जैसा जानते हैं प्राचीन भारतीय मसाला में इसका यूज किया जाता था। ठीक है, दिए, चलिए इस क्वेश्चन को हम मैप के थ्रू करेंगे। ठीक है, चलो कोई नहीं, मैप का हम कर सकते हैं अभी। महाजनपद अंकित है, तो नेक्स्ट इसका वैसे आंसर होगा, क्या होगा, मत्स्य, अवंती, वत्स और अंग। जब आप इंडिया का मैप जब देखेंगे ना, तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। अंग आपको कहाँ पर है, अभी भागलपुर के एरिया में अंग मिलता है। और वत्स, फिर अगर आप पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे भारत के मैप पर, जब पश्चिम से पूरब की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा मत्स्य, यहाँ पर मिलेगा आपको अवंती, यहाँ पर मिलेगा वत्स, और सबसे लास्ट में मिलेगा आपको अंग। तो ये आंसर इसका क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन था, गंधार था क्या, कंबोज था, काशी था, या मगध था। तो इसका क्या होगा आंसर, जरा आप एक बार सोच करके बताना। आपने सुना होगा कि मगध जो था वो सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, और उसके दादाजी थे कौन, पता नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का जो है मगध साम्राज्य है, वो सबसे क्या था, बड़ा था, सबसे विशाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा, तो ग्रीकों के द्वारा। ठीक है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। सिकंदर के समय आपने सुना होगा, तो इसका मतलब सिकंदर किसके शासनकाल में आया था, सिकंदर आया था, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका एक का शासन था, तो वो था नंद वंश का। नंद के बाद आया था मौर्य वंश, और मौर्य वंश ने जब सिकंदर के जो सेनापति थे सेल्यूकस, उसको क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, और फिर उसकी बेटी से उसकी शादी करवाई गई थी। तो उस टाइम क्या हम आंसर देंगे, नंद वंश। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत को निम्नलिखित राजवंशों में से नंद वंश का क्या था, शासनकाल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। ठीक है, अब ये हमें चेक करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य जो था, क्या था, वो तीनों के समसामयिक नहीं था। आपने सुना होगा बिंबिसार मगध का सम्राट था, है ना, गौतम बुद्ध और प्रसेनजित। तो गौतम बुद्ध इसके भी राज्य में क्या किए थे, बौद्ध का सभा हुआ था, महासभा। और प्रसेनजित के आपने सुना होगा एक उंगलीमाल डाकू की कहानी, जो प्रसेनजित राजा के बारे में ही जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, यानी मिलिंद। ये तीनों एक समय के हैं और मिलिंद इस समय के नहीं है।
ठीक है, चलिए। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था किसने? महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने और लोकायत शाखा। ठीक है, देखो अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसमें किया गया है? तो जैन धर्म में किया गया है। ये फैक्ट लर्न रखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? क्या? थेड़ी गाथा, आचार, आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग, वृहकल्प सूत्र। ये क्वेश्चन आपको करना है। इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? यानी जैन साहित्य का जो स्टार्टिंग से यानी आरंभिक भाग नहीं है इन तीनों में से, तो उसका क्या आंसर होगा बताओ। इसका ये है, देखो आचारांग सूत्र तो है, सूत्र कृतांग ये भी है, बृहत कल्प सूत्र ये भी है, तो क्या एक आंसर होगा इसका? थेड़ी गेथा। थेड़ी गेथा एक ऐसा है जो प्रारंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर और किस नाम से जानते हैं? यानी बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को किस नाम से जानते हैं? अवलोकेश्वर को किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो इसका क्या आंसर होगा? पद्मपाणी। मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलिंद पनोह राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है? तो क्या आंसर होगा? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा नागसेन। ठीक है, नागसेन में क्या किया है? नागसेन में वर्णित किया गया है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। अष्टांग मार्ग की संकल्पना क्या है? अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसमें दिया हुआ है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिब्बाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन शुद्ध की विषय वस्तु का। क्या होगा इसका आंसर? अष्टांग मार्ग जो है वो दीपवंश की क्या है? विषय वस्तु है। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कारण? देखो स्टेटमेंट और उसके रीजन, यानी कि कथन और उसके कारण। अब इसमें क्या होगा कि एक तो कथन दे रखा है, एक कारण दे रखा है ना? तो हमें यह चेक करना है क्या कि कथन जो दिया गया जो स्टेटमेंट है और जो उसका रीजन है, क्या वो दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सही है, या कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है कारण सही है। ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। देखो यहाँ पर ध्यान देना, अहिंसा पर बल और कृषकों को किसमें? तो जैन धर्म में। ठीक है, दूसरा है कृषि में कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। कीटों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। तो जाहिर सी बात है किसकी बात हो रही है? अहिंसा की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर हत्या किया जाएगा कीट एवं कीड़ों का। तो इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि क्या ए और आर दोनों सही है? आर ए की सही व्याख्या है इसमें। ए एंड आर आर बोथ ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सेकेंड है ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है।
और तीसरा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका क्या ऑप्शन आएगा? इसका ऑप्शन आएगा कि ए और आर दोनों सही है। यहाँ पर अहिंसा की बात हो रही है, इसीलिए जैन धर्म क्या करते हैं, जैन धर्म में कृषि करना पाप माना गया है, वो लोग खेती नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं अपनी क्लास को, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।